अच्छा, एग्जांपल नंबर 20 में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना था और कंपैरेटिव के साथ, और टोटल का कॉलम नहीं बना। अगर हम चलते हैं, सवाल को जरा तसल्ली से देखना है। ये पेपर में ज्यादा लेट भी नहीं आया, दूर से भी नहीं आया हुआ, करीब करीब आया हुआ। 2023 का सवाल है या 2023 में आया हुआ, या 2024 में आया हुआ है पास पेपर में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। सबसे पहली चीज, इस डेट को ध्यान से पढ़ा करो। ये लिखा हुआ है 1 जनवरी, इसका मतलब है ये 1/1/22 है, ये 1/1/21 है। अगर ये ऊपर दिसंबर लिखा होता तो ये कोई और चीज होती, ये कोई, यानी फर्क आ जाता है इसमें। हमारा साल है 2023, कंपैरेटिव के साथ बनाएंगे तो हमने शुरू कहां से करना है? 2022 से, 1/1/22 से, मतलब इस कॉलम से स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन तो हमारा शुरू हो गया, ठीक है। हमने ऊपर सारी हेडिंग वगैरह लिखकर यहां पर लिख देना है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके होगी बात? बाकी आपने प्रॉपर खूबसूरत करके लिखना, मैं जनरल सा लिख रहा हूं। उसके बाद हमने लिखना है बैलेंस एट 1/1/22। मुझे बताओ शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 2400। शेयर प्रीमियम का कितना है? कितना? 563 1345 और सरप्लस का नहीं पता। 1/1/22 की बात हो रही है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ, जो भी एरर होगा तो एरर लिख देंगे, और पॉलिसी चेंज किया तो पॉलिसी चेंज कर। एरर था या पॉलिसी थी? एरर था, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं पेपर में नंबर हासिल करना चाहता हूं ना, और मैं चाहता हूं कि मेरा पेपर तो पास हो जाए, मैं पूरा फॉर्मेट फ्रेम कर देता हूं। जो जो कुछ क्वेश्चन से मिलता जाएगा लिखता जाऊंगा, जो नहीं मिलेगा उसकी वर्किंग करके बाद में लिख दूंगा। एक तरीका ये होता है, और एक होता है साथ साथ वर्किंग करना। अभी तो हम पेपर में सवाल हल नहीं कर रहे, तो IAS 8 के अंदर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। सवाल लिख पढ़ते हैं जी। प्रॉफिट उसने दे दिए तीनों सालों के जी। कहता है फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 21 comprises 15% cash, 10% bonus. The bonus from share premium and share was issued on 1st April after payment of cash dividend. इसका मतलब है पहले कैश डिविडेंड लेंगे, फिर बोनस डिविडेंड लेंगे। पहले कैश और फिर ये तो शेयर कैपिटल को अफेक्ट करता है, और शेयर कैपिटल में पूरा सवाल हमने पढ़ा, कोई एरर नहीं है। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन में लिख सकता हूं फाइनल कैश डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड 2400 का कितना पर 2400 का 15% लो, 300 रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दूंगा। फाइनल बोनस डिविडेंड, फाइनल 10% है, और 10% यहां पर 240 ऐड, यहां से 240, मेरा काम तो चल रहा है। आगे बढ़ो, इसके जो नंबर होंगे हर एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब बोनस इशू 25% इन जुलाई 2023, अब ये अगले साल चला गया, ठीक है, एज इंटरिम डिविडेंड। ये अगले साल जाकर रिकॉर्ड करूंगा। 40 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड एट द रेट ऑफ 18 पर शेयर, और 3 मिलियन उसका क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 1 जनवरी 2020, ये अब आपकी बातें आ गई। मैंने कुछ सवाल आपसे पूछने, आपने जवाब देते जाना है और हम काम करते जाएंगे। 1/1/20 को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की 600 मिलियन की, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। कितने मिलियन? 600 मिलियन। कहता है ग्रांट ट्रीटेड एज इनकम ऑन रिसीट। याद रखें, ग्रांट रिसीव जैसे ही हो इनकम में लिख सकते हो, लेकिन जिसके एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके। बस ये एक सिचुएशन हमने पढ़ी IAS 20 के अंदर।
अब अगली बात सुने, अगर हमें किसी एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, उसके दो इफेक्ट होते, दो ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्टली डिडक्शन और सेपरेटली रिकॉग्निशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने पहले स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो एक ओवरव्यू था यहां के लिए। अब आप मुझे बताएं, अगर डायरेक्टली डिडक्ट करूं या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करूं, प्रॉफिट के ऊपर नेट इफेक्ट एक जैसा आता है। ये बात पता है आपको? अगर रिलेटेड टू एसेट गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलती है, चाहे मैं उसको डायरेक्टली डिडक्ट करूं, चाहे वो मैं सेपरेटली रिकॉग्नाइज करूं, उसका जो नेट इफेक्ट आता है प्रॉफिट के ऊपर बराबर आता है। भला क्यों? डायरेक्टली डिडक्ट करता हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन कम हो जाती है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज करता हूं तो डेप्रिसिएशन पूरी आती है, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आती है, नेट होके वही वाला फर्क आ जाता है। इसका मतलब है इसमें उसने कहीं नहीं लिखा सेपरेटली रिकॉग्नाइज या डायरेक्ट डिडक्शन। तो उसने क्यों नहीं लिखा? वो चाहता है आपको ये पता हो, आपको पता हो कि सेपरेटली रिकॉग्निशन है या डायरेक्टली डिडक्शन में इफेक्ट कौन से होते हैं। अब 600 2020 में मिला, ये तो इनकम में लिखना ही नहीं था, ये रिवर्स कर देंगे। फिर इसको ओवर द लाइफ कहता है, उसकी वैल्यू थी 1000 मिलियन 1120 को, लाइफ थी 8 साल और रेजिडुअल वैल्यू थी 100 मिलियन। अब आप अगर इसको डेप्रिशिएट करने बैठ जाओगे, सारा कुछ नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट रहना है। अगर तो होता ना एक्सट्रैक्ट बनाने एसओएफपी के, फिर चीजें और भी देखते हैं। अभी सिर्फ हमने क्या करना है, 600 को 8 पे डिवाइड करके, अब ऐसा मान लिया करो अगर साइलेंट केस हो, सेपरेटली रिकॉग्नाइज, 600 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, वो बन रहा है। अब असल में 75 हर साल इनकम में लिखते जाना था, उसने एक ही दफा इनकम लिख दी। वर्किंग नंबर 1, 2023, 2022, 2021, 2000 हमने ग्रांट रिवर्स कर देनी है। अगर इनकम रिवर्स करनी है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर हमने ग्रांट इनकम हर साल लिखनी है, ग्रांट इनकम हमने हर साल 75, 75, 75, 70। अगर रेजिडुअल वैल्यू और WDV मेथड होगा तो उसके लिए टेबल बना लेंगे। ये बात समझ लगी? ये तो मेरे ख्याल में आपको सॉल्यूशन से देखकर भी पता चल गया होगा, या बगैर सॉल्यूशन के भी पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पॉइंट ही तीसरा था। BL had decided to adopt the revaluation model for 1123 for subsequent measurement of land and building include in property, plant and equipment. However, changes has not been accounted for in the draft financial statement. कहता है changes incorporated नहीं। पहले सवाल पढ़े, BL had decided to adopt revaluation model किस दिन? IAS 16 आपको आना चाहिए बस। 1123 को आपने एसेट रीवैल्यू किया, सॉरी किया ही नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल चेंज कर दिया। आपने चेंज अप्लाई नहीं की, हालांकि चेंज कर दिया। कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आए हो, पहले तो ये बताओ एस्टिमेट है या अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग ओके है ये। इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लेंगे या प्रोस्पेक्टिवली लेंगे? इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लेंगे या प्रोस्पेक्टिवली लेंगे? अब बताएं। प्रोस्पेक्टिवली। अब आप बताएं। रेट्रोस्पेक्टिवली भाई बाप, रेट्रोस्पेक्टिवली उज़ैफा, रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। अब सुनिएगा जरा, IAS 16 कहता है जब आपने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाए, है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इफेक्ट इसका प्रोस्पेक्टिवली लेना। अब IAS 8 कहता है कि अगर कोई बात अपने स्टैंडर्ड में बताई गई हो तो फिर जो बात वहां बताई गई है आप उसको फॉलो करो,
फिर IAS 8 अप्लाई करने की जरूरत है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इसका अफेक्ट आएगा प्रोस्पेक्टिवली। भला क्यों? क्योंकि ये बात IAS 8 कहता है कि आपने IAS 16 की माननी है, क्योंकि ये बात IAS 6 हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा है, कभी पिछली चीजों को अपडेट किया था? हर दफा रीवैल्यू करते थे, आगे ही जाते थे ना, कभी पिछला हमने कभी रीस्टेट किया हो? अच्छा, आगे IAS 40 में भी है, IAS 40 में ऐसा नहीं है। उधर अगर कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाओगे ना, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है और रेट्रोस्पेक्टिवली भी होगा। सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 का, IAS 16 में अगर आपने मॉडल चेंज करना है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इसका इफेक्ट लेना है। अच्छा, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिवली लेना था तो आपने सिर्फ 2023 को ठीक करके आए हो, पिछले सालों को क्यों नहीं रीस्टेट किया? ये तो तब से करना था जब से खरीदे हैं, इसलिए आपने नहीं किया। अगर डेट बताई होती तो आप कर लेते। अब ये बात कैसे याद रखोगे? पता नहीं कैसे याद रखोगे आप। कोई निशानी निशूनी रखनी है या कोई इस तरह से कि ये बात ऐसे होती है, वो आप रख लो यार। अकाउंटिंग पॉलिसी, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली दफा अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहली दफा नई पॉलिसी सिलेक्ट करना को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाता। सपोज दैट आपने एक पॉलिसी पहली दफा अप्लाई कर रहे हो, पहले उसके ऊपर कोई पॉलिसी थी ही नहीं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है ही नहीं। चेंज कब होता है? पहले कोई है, आपने कोई नहीं अडॉप्ट कर। और दूसरा ये बात भी याद रखनी है कि IAS 16 के अंदर ये बात बताई हुई है कि आपने जो चेंज लेना है ना, इसका प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। तो IAS 8 कहता है ठीक है, जिसका मामला है वही संभाले। तो IAS 8 इसके ऊपर अप्लाई फिर होता है, लेकिन क्या प्रोस्पेक्टिवली करेगा। क्यों करेगा प्रोस्पेक्टिवली? क्योंकि IAS 16 में लिखा हुआ। ये बात आप याद रख लें। सुनने से तो कभी याद नहीं होता, इसलिए लिख लिया करो, कहीं ना कहीं इसको लिख लिया करो, किताब के अंदर या कोई हाथ के ऊपर लिख लिया, कहीं ना कहीं लिख लिया, ताकि याद रह जाए। अब एक तो हमने है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसका इफेक्ट करंट ईयर में लेंगे और आने वाले सालों में लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। चलिए, उसने हमें 1123 की WDV भी बता दी, 1123 का रिवैल्यूएशन भी बता दी, 1123 की रिमेनिंग लाइफ भी बता दी। 1123 की मतलब 2023 की, और हमने इसको 2023 के अंदर इफेक्ट लेना है और आने वाले सालों में अगर होगा तो। कहता है 1 नवंबर 2023 को 40% लैंड बेच भी दी। 40% लैंड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है और मैक्सिमम बाकी वो ट्रांसफर भी करता रहता है। अब हुआ क्या है भले इस सवाल के अंदर? 1123 को रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो गया था और उस भाई साहब ने कॉस्ट मॉडल से सवाल हल कर दिया। अब हमने क्या करना है? कॉस्ट मॉडल से हल करके रिवर्स कर देते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल से करके चार्ज कर देते हैं, सवाल हल हो जाएगा। यही काम करना है ना। उसने कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया हुआ है, हालांकि रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करके करना था। तो 1123 की उसने वैल्यू हमें बता दी। यहां पर वर्किंग कर लेते हैं, नीचे पे लिखते जाएंगे। लैंड को देख लें पहले, आपका मोस्ट फेवरेट। 1123 को आपके पास लैंड पड़ी थी कितनी? 1000, और आपने इसको लिखा हुआ था कॉस्ट मॉडल पे, ऐसा ही किया है। आपने इसमें से 40% सेल कर दी नवंबर के अंदर, इसका लिया 40%, तो कितना आया? अच्छा, ये जो 400 लैंड आपने बेची है, क्या 400 की बेची है या उसकी मार्केट वैल्यू पे बेचा होगा? मार्केट वैल्यू पे बेचा होगा। तो इसकी मार्केट वैल्यू है क्या पता है? रीवैल्यूड अमाउंट ही मार्केट वैल्यू होती है। वो कितनी है? तो 1250 का 40% कितना आता है? 1250 का 40% कितना आएगा? 500। इसका मतलब है ये लैंड 400 वाली आपने कितने की बेच दी? 500। अब उसने इसको डेप्रिशिएट तो नहीं किया होगा, डिस्पोजल की तो उसने एंट्री पास की होगी बगैर रीवैल्यू करके। उसने लैंड को क्रेडिट किया होगा 400 से, उसने कैश डेबिट किया होगा 500 से, उसने फिर गेन ऑन डिस्पोजल 100 से, ये उसने किया हुआ है।
और ये गलत है। इसका मतलब है उसने 100 का जो गेन गलत क्रेडिट किया हुआ है प्रॉफिट में, तो माइनस कर देंगे जाकर प्रॉफिट में से। ये 100 का गेन उसने लिखा हुआ है ना, ये तो रिवैल्यूएशन से पहले वाली बात की है, तो ये जो 100 का गेन उसने लिखा हुआ है हम जाकर रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट। नहीं लिखा ना, तो ये 400 रिवैल्यूड अमाउंट है या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है बगैर रिवैल्यूएशन? ओरिजिनल है ना, तो उसने लैंड क्रेडिट कितने से कर रहा है? 400 से, लेकिन उसने बेचा कॉस्ट पे होगा। लैंड जब बेची है तो उसे तो 500 की बेची है ना, तो 500 से डेबिट करेगा ना, तो उसे तो गेन लिखा होगा 100 का, क्योंकि उसने तो रिवैल्यू किया ही नहीं। अगर रिवैल्यू करता तो सरप्लस आता, गेन और डिस्पोजल ना आता। अगर वो रिवैल्यू करता तो सरप्लस आता, गेन और डिस्पोजल ना आता। ये तो उसने रिवैल्यू किया ही नहीं, जिसकी वजह से उसने 400 की लैंड बेची, 400 वाली लैंड बेची मार्केट वैल्यू पे, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 500। अगर आप वैसे देखना चाहते हो, ये 1250 1000 की मार्केट वैल्यू है, तो हमें चाहिए 400 की, तो 1250 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400। ऐसा भी कर सकते हो, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ओरिजिनल करना क्या था, जरा देखिएगा। ओरिजिनल करना था 1000 वाला लैंड साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है, तो 1000 वाला लैंड कितने का हो जाता? सरप्लस आता या लॉस? ये अब मैं सही अकाउंटिंग करने लगा हूं। 250 का सरप्लस आना था, ठीक है। अब इसमें से 40% बेच ही तो दिया। अब जहरी सी बात है, आपने अपने एसेट को किस पे लिखा हुआ है? 1000 पे लिखा हुआ है, 1250 पे। अब आपने अपना एसेट लिखा ही मार्केट वैल्यू पे हुआ है, और बेचेंगे भी मार्केट वैल्यू पे। इसका आपने 40% बेच दिया। मुझे एंट्री बताते जाओ बस। जब ये 250 किया तो एंट्री क्या पास की होगी? एंट्री बताओ जरा। पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? पहले ये होगी एंट्री। अब आगे बढ़े, उसने इसका 40% बेच दिया, तो कितना बेच दिया? एंट्री पास की होगी कैश डेबिट पीपीई क्रेडिट कितने से? अब 500 से की होगी, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पे पड़ा हुआ। अच्छा, जब उसने बेचा होगा तो उसका सरप्लस भी तो पड़ा था जी। अच्छा एक मिनट ठहरो, जो एसेट पड़ा हुआ था वो हमने बेच दिया, 40% बेच दिया, उसका सरप्लस भी 250 साल के शुरू में आ चुका था। उसके सरप्लस का क्या करेंगे आसफा? रिलैक्स होके, कोई बात नहीं, अमोर्टाइज नहीं। जितना सरप्लस उसका आएगा ना, वो रिटेन अर्निंग को चार्ज कर देंगे। जो एसेट बेचेंगे उसका जितना सरप्लस पड़ा होगा रिटेन अर्निंग को चार्ज कर देंगे, और उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इसका लेंगे 40%, वो आएगा 100, और 100 एंट्री क्या पास करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? 100 से। अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं करेक्ट एंट्री वाली बात, और ये थी उसकी गलत एंट्री। यही एंट्रीज बनती थी, जो उसने गलत किया वो रिवर्स कर देंगे। बताओ, गलत तो ये था ना, इस 100 को मैं प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। ये बात समझ लगी? इस एंट्री में जाएं, बताओ ये वाली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के किसी एलिमेंट को इफेक्ट कर रही है? ये इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाता ना, तो जाकर पीपी में से 500 माइनस भी कर सकता, लेकिन मैं तो एक्सट्रैक्ट बना ही नहीं रहा। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस 100 सरप्लस में माइनस, और रिटेन अर्निंग में 100, पीपी को छोड़ दूं, सरप्लस में से 250, और जितना सरप्लस आया है वो उसमें प्लस कर दूंगा, और जितना उसमें से रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दिया माइनस करके उधर लिख दूंगा। और ये अब जाकर देखो, आपको हर चीज अपनी अपनी जगह पर मिलेगी। 100 उसने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा 2023 के, वो ये अमाउंट है। ये गेन नहीं था, ये सरप्लस था। उसने गेन लिखा हुआ था, ये गेन नहीं था। दूसरा, आप देख लें जाकर 250 आपकी सरप्लस के कॉलम में ऐड हुआ मिलेगा,
और फिर -100 मिलेगा और रिटेन अर्निंग में 100 ऐड भी मिलेगा। यही सारे लैंड के इफेक्ट थे। अब इसको जाकर जिधर जिधर इसका इफेक्ट आ रहा है ना वहां पर जाकर लिखाते हैं। अभी तो हम ये वर्किंग कर रहे हैं ना, ये वर्किंग देखो जरा। तो रिवर्स तो यही तो मैं कह रहा हूं, गेन रिवर्स कर दो। ये तो मैं प्रॉफिट ठीक कर रहा हूं ना, ये जो मैं टेबल बनाता हूं प्रॉफिट के लिए बनाता हूं ना, ये मैं प्रॉफिट ठीक कर रहा हूं। और बाकी जो चीजें करनी है वो जाकर मैं 2023 की स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर करूंगा। अभी इस पूरी वर्किंग के अंदर प्रॉफिट को सिर्फ ये 100 अफेक्ट कर। प्रॉफिट में क्यों माइनस कर रहे हैं? मैं तो इस एंट्री को देख रहा हूं, इसको ये गलत था ना, उसने गेन लिखा हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल, ये तो गेन ऑन डिस्पोजल है ही नहीं, ये तो सरप्लस था। तो मैं प्रॉफिट रिवर्स कर रहा हूं, जो उसने लिखा हुआ है वो रिवर्स कर रहा हूं। जो मैं हमने एंट्रीज पास की है ना वो प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं आया, वो हो जाएगा स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर सीधा। ये बात ओके है? आगे चले, चलो नेक्स्ट। तो बाकी तो आसान ही थे। फैक्ट्री बिल्डिंग है या ऑफिस बिल्डिंग है? ऑफिस बिल्डिंग पे है। वैसे बातें इसमें मजे की होती हैं, वो डेट चेंज कर देता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। 1123 को हमारे पास कितना ऑफिस बिल्डिंग पड़ी थी? 750 से, ठीक है। पहले उसका काम करने जो उसने किया होगा, उसने क्या किया होगा, इसको 9 पे डिवाइड किया होगा। कितनी डिडक्शन आ गई? 750 को 9 पे डिवाइड करो, 83.3। ये उसने काम किया हुआ है। ओरिजिनली करना के क्या था? अब आप मुझे बताएं, दो बातें साथ सीखते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी, सारे स्टैंडर्ड मैं करवा दूंगा, IAS 16 तैयार रखो। क्यों कहा था? जहां जहां जाओगे ना, जहां जहां मसला आपको आएगा ना, उसके पीछे IAS 16 का हाथ हो। इसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड कहीं नहीं आपको तंग करे। किसी भी जगह अगर आपको कोई मसला आ रहा होगा ना, और इसके लिए प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्योरली चीजें तो वही है जो हम पहले कर चुके हैं। अब मुझे बताओ, 1123 को उसने रीवैल्यू किया, पहले डेप्रिसिएशन लें या पहले रीवैल्यू करें? पहले रीवैल्यू करते हैं। 750 वाला एसेट खत्म, 1250 का हो गया, 1200 का 1200 का हो गया। सरप्लस आया या लॉस? कितना? 450। अब इसको मैं डेप्रिशिएट भी करूंगा, किस पे डिवाइड कर दूं? इसको भी 9 पे, इसको भी 9 पे। 1200 को 9 पे डिवाइड किया, 130, और इसको भी 9 पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, खत्म हो गया। ये रिवर्स, ये डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की हुई है। असल में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 133। पहले तो प्रॉफिट ठीक करूं ना, डेप्रिसिएशन उसने कम चार्ज की है, ज्यादा कम चार्ज की है, तो मजीद हम जाकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते। एक दूसरा, उसने तो रीवैल्यू किया ही नहीं, तो रीवैल्यूएशन का जो मामला होना था, जो उसकी अपनी जाती एंट्रीज पास होनी थी, वो क्या क्या एंट्रीज होनी थी? पहले PPE डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 450 से, पहले सरप्लस की एंट्री, क्योंकि ये साल के शुरू में हुआ है, तो फिर अमोर्टाइजेशन भी होगी, या जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 50। ये आपकी इक्विटी पड़ी हुई है। ये देखें, सरप्लस में ऐड, सरप्लस में से माइनस, रिटेन अर्निंग में ऐड, सरप्लस में प्लस, सरप्लस में से माइनस, रिटेन अर्निंग में ऐड। और ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट किस में जाएगा? ये प्रॉफिट में जाएगा। अच्छा, अगर वो यही सवाल एज इट इज दे दे, रीवैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर करते, और कहे कि मैंने कॉस्ट मॉडल पे कर दिया, पहली बात तो डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं आएगा,
क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें भी पहले लेनी थी, तो उसके बाद रीवैल्यू करना था। अगर फर्क आता तो सिर्फ रीवैल्यू सरप्लस की एंट्री का आता, प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क। ये है वो सोच जो आपने डेवलप कर, ठीक है। अब आओ जरा इस, ये तो हो गया प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट, हम लिख दें, बाकी चीजें उधर जाकर लिखेंगे। प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मैंने, प्रॉफिट में से माइनस कर। लास्ट वो भी अच्छी चीज है, फैक्ट्री बिल्डिंग 1000 का जी आपके पास पड़ी थी वैल्यू 1123 को, उस जालिम ने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया, सॉरी डेप्रिशिएट कर दिया बगैर रीवैल्यू किए, तो कितने पे डिवाइड किया, कितना, डेप्रिसिएशन उसने 200 की चार्ज कर दी है। ओरिजिनली क्या करना था, 1000 को पहले रीवैल्यू करना 550 और एंट्री पास करनी थी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट पीपीई क्रेडिट कितने से, 450 से। तो क्या इस एंट्री का कहीं इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे आएगा। रीवैल्यूएशन लॉस एसपीएल होता है, डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। एसओपीएल का कोई एलिमेंट डेबिट क्रेडिट होगा, एसओपीएल यानी प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। फिर इसको डेप्रिशिएट भी करना है, कितने, किस पे डिवाइड कर दें, 5 पे, 110 और लॉस 450 हो गया, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दे, ये कितना आ गया, 110 और ये 90 आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस 90 का कोई रोल नहीं है, ये जो वो 90 आ रहा है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट होती है वर्किंग के अंदर, वैसे हम इसको कोई कंसीडर नहीं करते। अब सवाल तो हो गया, ये प्रॉफिट में माइनस, डेप्रिसिएशन कम चार्ज की हुई है, ज्यादा, कितने से ज्यादा, प्रॉफिट में प्लस, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में है ही नहीं, लॉस है वो एसओपीएल के अंदर जाएगा। तो आप जाकर अपना प्रॉफिट ठीक करो, कैसे ठीक करोगे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 90 से, और एक रीवैल्यूएशन लॉस लिखोगे 400। अब आपको वो बातें सारी हमने तो वो टेबल को रखा हुआ है, आप लोगों ने सॉल्यूशन को देखकर अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हो, प्रॉफिट ठीक टेबल से हो जाता है। सॉरी, डेप्रिसिएशन रिवर्स किया, 450 एक्सपेंस में लिखना है, और डेप्रिसिएशन रिवर्स की है, ठीक होगी बात। अब वही बात, इसको कर लो नेट, 600 और 75 का डिफरेंस, नेगेटिव 75 और इसका 75 माइनस 100 माइनस 50 प्लस 90 माइनस 450, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस 435। अब देखिएगा जरा, ये दोनों, ये ब्रॉड ऑन के अंदर कम्युलेट होकर एडजस्ट हो जाएंगे। 525 माइनस 75 प्लस करेंगे तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो किस में जाएगा, ब्रॉड ऑन के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल, मतलब जो 2 सालों से पिछले साल है वो सारे इकट्ठे करके ब्रॉड ऑन में एडजस्ट कर देंगे। ये 75 2022 के प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और ये 2023 के प्रॉफिट में से जाकर माइनस कर देंगे। जितना भी पड़ा हुआ है प्रॉफिट आपका, उसमें से जाकर 435 माइनस करना, ठीक होगी बात। अब समझ लगी सारी वैल्यूज की कि ये कहां से रूट होकर आ रही थी। अगर अभी भी नहीं समझ लगी तो फिर कुछ और करते हैं। अच्छा, यहां पर हमने क्या लिखना है, अभी हम 2022 को देख रहे हैं, पहले अब इसको कर ले। एरर कितना है, 450 माइनस 450, जी माइनस, ये रीस्टेटेड आ जाएगा 2400, 563
563, 895 और हम ये हो जाएगा रीस्टेटेड बैलेंस 1122 का रीस्टेटेड। फिर हमने डिविडेंड लिख दी, फाइनल लिख दिया, नेट प्रॉफिट लिख लें। गिवन कितना है 477 और उसमें 75 ऐड कर दें 550। 2022 हमारा कंप्लीट। बात तो वही थी, इसके अलावा एक पॉइंट के अलावा कुछ था ही नहीं। दिसंबर इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखेंगे, दिसंबर 22 रीस्टेटेड। 2400 में 240 ऐड किया 2640। 563 में से 240 माइनस किया 323 और इसको नेट कर दो 108। अब अगले साल पहले इंटरिम डिविडेंड कितना है? इंटरिम डिविडेंड 25% बोनस इशू है भी बोनस। बोनस हाँ जी, कितना आ रहा है? ये प्रीमियम से तो नहीं करना, कहाँ लिखा हो? ये नहीं प्रीमियम के, इसके बारे में नहीं बताया, वो पहले वाले बताया। कितना? 600 यहाँ ऐड हो जाएगा। राइट शेयर, अच्छा उसने नंबर ऑफ शेयर खुद ही बता दिए हैं, ये तो और मेहरबानी कर दी। तो 40 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर 320 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसके बाद नेट प्रॉफिट गिवन कितना है? 570 7 5 है 7 है 570 माइनस 2 प्लस कितना 400 और इसके साथ वर्किंग का भी रेफरेंस देना है कि वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 है, वर्किंग 3 है। वो कुछ कितना आ गया? 140। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। अच्छा सरप्लस वाले लिख लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस, सबको प्लस करके लिख दो जो जो सरप्लस आ रही है। अलग अलग भी लिखेंगे मसला नहीं होगा। एक आ रहा है जो लैंड का कितना, बिल्डिंग का कितना आ रहा था 250 एक और 450 एक, टोटल कितना आ गया? मतलब चल गया ना 250 लैंड वाला और 450 बिल्डिंग वाला। और एक्सेस डेप्रिसिएशन या रिवर्स कितना कर दिया? अलग अलग करना तो अलग अलग लिख लो, 100 ये कर दो, यहां से माइनस इधर ऐड और दूसरे का 50 था, यहां से माइनस करके इधर ऐड कर दो। रिवर्स लॉस यहां आता नहीं, वो एसओपीएल के अंदर चला जाता। खत्म हो गया सवाल। दिसंबर 23 जो भी हादसा आ रहा है, किसको तो उसका डिस्पोजल लिख देते हैं ना, डिस्पोजल रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ डिस्पोजल, मतलब ये उसका नाम ये लिख देना, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ डिस्पोजल। अब ये एक अच्छा सवाल था, अब अच्छा सवाल आपको मंडे को मिलेगा, ठीक है, आपके टेस्ट। अब हर अच्छा सवाल आपको टेस्ट में नजर आएगा।